अस्सलामुअलैकुम। तो बात करते हैं पोरफायरियाज़ की। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हीम सिंथेसिस। तो पोरफायरियाज़ को अगर हम सिंपली डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि डिफेक्ट इन हीम सिंथेसिस। और उस डिफेक्ट की वजह से क्या होगा कि कोई ना कोई पोरफायरिन या पोरफायरिन प्रिकर्सर जो होगा उसकी एकमुलेशन हो जाएगी। तो उसकी एकमुलेशन से जो डिज़ीज़ होगी उसे हम कहते हैं पोरफायरिया। और ये एक डिज़ीज़ नहीं, ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं पोरफायरियाज़ के, जो कि हम आगे करेंगे। तो हीम सिंथेसिस का ये सारा पाथवे मैंने लिखा हुआ है, और जिस पाथवे के ऊपर जो डिज़ीज़ हो रही है वो भी मैंने साथ साथ लिखी हुई है। तो फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे क्लासिफिकेशन इसकी करेंगे। तो जो पोरफायरियाज़ हैं, ये असल में जो लफ्ज़ पोरफायरिया है ये ग्रीक ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है पर्पल। ठीक है। असल में जो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर पोरफायरिया होता है, तो उनका जो यूरिन होता है जब हम उसे सनलाइट के अंदर रखते हैं तो वो येलो से पर्पल या पिंकिश टू रेड कलर में चला जाता है। तो इस वजह से इस डिज़ीज़ को पोरफायरिया का नाम दिया गया है। अब पोरफायरिया जो होता है ना, ये इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से की जा सकती है। एक क्लासिफिकेशन तो ये है कि पोरफायरियस की एक क्लासिफिकेशन ये है कि या तो ये जो हो सकते हैं इनहेरिटेड हो सकते हैं, या फिर ये एक इनहेरिटेड हो सकते हैं, या फिर ये एक्वायर्ड हो सकते हैं। अब जो इनहेरिटेड होंगे वो ज़ाहिर है जेनेटिकली पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आएंगे। उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकते हैं और ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकते हैं। और जो एक्वायर्ड होंगे वो होंगे ड्रग्स की वजह से, लिवर डिजीज़ की वजह से, किडनी डिजीज़ की वजह से भी पोरफायरियाज हो सकते हैं। ठीक है। लिवर डिजीज़ में होंगे तो ये जो प्रॉपर हीम सिंथेसिस का पाथवे है ये कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा। हेपेटाइटिस के केस में, जिस तरह हेपेटाइटिस बी और सी के केस में हीम सिंथेसिस जो होती है उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं, जो फर्दर हम एक दो इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद हैवी मेटल्स जो होती हैं, लेड हो गई, आर्सेनिक हो गई, ठीक है, मरकरी हो गई, इनकी जो पॉइजनिंग होती है वो भी पोरफायरियाज कॉज करती है। एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गई इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। दूसरी पोरफायरियाज की क्लासिफिकेशन होती है, ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइट, कि जो वो ब्लॉकेज है वो बॉडी के अंदर किस साइट के अंदर आ रही है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इरिथ्रोपोइटिक भी हो सकता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये जो है ना इरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स के अंदर भी हीम सिंथेसिस हो रही है। अगर वहाँ ब्लॉकेज आ गई है, कहीं पर हीम सिंथेसिस के अंदर डिफेक्ट आ गया है, तो वहाँ पर जो पोरफायरिया होगा उसे हम कहेंगे इरिथ्रोपोइटिक, और जो लिवर के अंदर होगा उसे हम कहेंगे हेपेटिक पोरफायरिया। ये जो हेपेटिक पोरफायरिया है इसे हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्रोनिक और दूसरा है एक्यूट। अब ये जो क्रोनिक है ये किसी डिजीज़ की वजह से होता है, इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो एक्यूट होता है ये तकरीबन पूरी लाइफ के लिए, ये लाइफ में चलता रहता है साथ साथ। अगर ड्रग्स इस्तेमाल करते रहें तो ये नॉर्मल रहता है, और अगर ड्रग्स छोड़ दें तो फिर ये सिवियरिटी पे आ जाता है। ठीक है। तो जो एक्यूट होता है ये कभी भी नहीं छोड़ता साथ। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर दो पॉइंट्स हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर दो पॉइंट हैं। एक ये है कि भाई अगर ब्लॉकेज हुई है बिफोर हीम सिंथेसिस, ठीक है, अगर ब्लॉकेज हुई है बिफोर प्रायर टू टेट्रापायरोल सिंथेसिस, अगर टेट्रापायरोल की सिंथेसिस से पहले ब्लॉकेज हो गई है तो उस वक्त जो पोरफायरिया होगा उसके अंदर दो सिम्टम्स मेजर होंगे। एक होगा एब्डोमिनल और एक होगा न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स। अब देखें जो हमने पढ़ा था कि ये जो हाइड्रोक्सीमिथाइल बिलेन है ना, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, या इस स्टेप से हाइड्रोक्सीमिथाइल बिलेन से यूरोपोरफायरिनोजन जब बनता है ना, तो जो यूरोपोरफायरिनोजन है ये इस पूरे साइकिल का ना, इस पूरे पाथवे का सबसे पहला टेट्रापायरोल है। अगर इस प्रोडक्ट से पहले ब्लॉकेज कहीं आ गई ना, तो उस वक्त जो पोरफायरिया होगा उसके अंदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नजर आएंगे उसमें मेजर दो सिम्टम्स होंगे। पहला सिम्टम होगा एब्डोमिनल और दूसरा होगा न्यूरोसाइकेट्रिक। और ये हर तरह के पोरफायरिया में आप लिख सकते हैं, अगर पेपर के अंदर आ जाए तो आप हर तरह के पोरफायरिया में, यानी कि जिसमें जो ब्लॉकेज होगी वो यूरोपोरफायरिनोजन 3 से पहले होगी, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एब्डोमिनल एंड न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम। दूसरा है अगर टेट्रापायरोल सिंथेसिस के बाद कहीं ब्लॉकेज आ जाए, यानी यूरोपोरफायरिनोजन या इसके बाद जब ब्लॉकेज आएगी, तो उस वक्त जो सिम्टम होगा वो होगा फोटोसेंसिटिविटी। अब वो क्यों होगा? क्योंकि ये जो टेट्रापायरोल होते हैं ना, ये लाइट सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं। जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो इनकी ऑक्सीडेशन होती है, उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं
वो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो सेल से बाहर आ जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं स्किन को, ठीक है। तो स्किन की डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, जिनके अंदर पोरफायरिन जो टेट्रापायरोल्स होते हैं उनकी, जिनके अंदर एक्सेस हो जाए, एकमुलेशन हो जाए टेट्रापायरोल्स की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर 2 पॉइंट्स हमने पढ़े, प्रायर टू सिंथेसिस ऑफ टेट्रापायरोल्स एंड आफ्टर सिंथेसिस ऑफ टेट्रापायरोल्स। प्रायर टू सिंथेसिस ऑफ टेट्रापायरोल्स में 2 सिम्टम्स है, एब्डोमिनल एंड न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, और आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ टेट्रापायरोल्स में 1 सिम्टम है, वो है फोटोसेंसिटिविटी, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्रोनिक हेपेटिक पोरफायरियाज। क्रोनिक हेपेटिक पोरफायरियाज, इसके अंदर क्रोनिक हेपेटिक पोरफायरियाज, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। पोरफायरिया क्यूटेनिया, ये इसलिए सेपरेट करके बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एक SEQ आ सकता है हमारे एग्ज़ाम में, पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। अब ये जो है ये लिवर डिजीज़ में होता है, यानी कि हेपेटाइटिस B और C की डिजीज़ हो तो उस वक्त पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा है, और ये क्रोनिक लिवर डिजीज़ में होता है। इसके अंदर जो एंजाइम की डेफिशिएंसी हो उसे हम कहते हैं यूरॉड। यूरॉड जो है ना वो ये जो है यूरोपोरफाइरिनोजन 3 जब कोप्रोपोरफाइरिनोजन 3 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं यूरोपोरफाइरिनोजन डी कार्बोजाइलेज या डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो यूरोपोरफाइरिनोजन 3 डी कार्बोक्सिलेज जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता, ठीक है, और वो कब नहीं कर रहा होता, वो लिवर डिजीज़ के केस में, तो उस वक्त क्या होता है, ये जो यूरोपोरफाइरिनोजन है इसकी अकोमुलेशन होना शुरू होती है। अब अकोमुलेशन यूरोपोरफाइरिनोजन 3 की हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन से सिम्टम्स होंगे। यूरोपोरफाइरिनोजन 3 क्या है, ये एक टेट्रापायरोल है। यहाँ पर अब जो सिम्टम्स होंगे वो एब्डोमिनल पेन और न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम वो तो होंगे, साथ में फोटोसेंसिटिविटी भी होगी पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा में। अब इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, एक तो वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जो है ना ये पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा ये है हमारे पास क्रोनिक हेपेटिक, और दूसरा इसके अंदर टेट्रापायरोल के अकोमुलेशन, और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, हेपेटिक आयरन ओवरलोड होता है। फिर इसके अंदर एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि जब सनलाइट के ऊपर एक्सपोज होगा पर्सन तो फोटोसेंसिटिविटी की वजह से जो क्लिनिकली जो हमें जो स्किन होगी उसके ऊपर रैशेस नज़र आएंगे। फिर उसके बाद अल्कोहल इंजेक्शन जो होगी वो भी इनके अंदर जो है इस कंडीशन को एग्रीवेट करेगी, बढ़ा देगी इस कंडीशन को। फिर जो है वो एस्ट्रोजन थेरेपी और हेपेटाइटिस B और C के केस में ये जो पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा है इसकी जो है ना वो क्या कहते हैं सिम्टम्स जो होंगे वो ज़्यादा नज़र आएंगे। उसके बाद इसके अंदर जो है ना एक और चीज़ जो है वो यूरिन जो है, जो नॉर्मल पर्सन्स का यूरिन होता है उसके जब सनलाइट के अंदर हम रखते हैं तो वो अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल येलो कलर में है तो वो सनलाइट के अंदर भी येलो कलर में होगा, जबकि पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा के केस में जो यूरिन होता है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा के बारे में चंद बातें थी। और ये जो डिजीज़ होती है वो ये ऑलमोस्ट 4th to 5th डेकेड ऑफ लाइफ, यानी 40 से 50 साल की उम्र के दरमियान में ये जो है वो मैनिफेस्ट होती है। अब हम आते हैं ये पूरे इस हीम सिंथेसिस के पाथवे के ऊपर, और जहाँ जहाँ जिस एंजाइम की डेफिशिएंसी आ रही होगी वो हम पढ़ेंगे जो पोरफायरिया हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले सक्सिनल कोए और ग्लाइसिन मिलते हैं, डेल्टा अमाइनोलेवलिनिक एसिड बनता है। अगले स्टेप के अंदर डेल्टा अमाइनोलेवलिनिक एसिड पोर्फोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है। अब इस स्टेप के अंदर जो एंजाइम है उसे हम कहते हैं एलाडीहाइड्रेटेज। जो एलाडीहाइड्रेटेज एंजाइम है, एलाडीहाइड्रेटेज एंजाइम हमने कहा था उसके अंदर कोफैक्टर होता है जिंक। जब लेड पॉइजनिंग होती है किसी पर्सन के अंदर, यानी कि किसी सोर्स से उसने लेड ले लिया, तो लेड पॉइजनिंग के केस में लेड क्या करता है उस जिंक को रिप्लेस कर लेता है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो डेल्टा अमाइनोलेवलिनिक एसिड है ये पोर्फोबिलिनोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो एलाडीहाइड्रेटेज है वो ब्लॉक हो गया है। और इसी तरह यहाँ पर एक एंजाइम होता है फेरोकिलेटेज, उसके अंदर कोफैक्टर होता है आयरन। तो जब लेड पॉइजनिंग होती है तो आयरन लेड जो होता है वो आयरन को रिप्लेस कर लेता है, तो जिसकी वजह से जो प्रोटोपोरफायरिन 9 है वो हीम में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है बॉडी में 2 चीज़ों की लेड पॉइजनिंग के केस में अकोमुलेशन होगी। सबसे पहले होगी डेल्टा अमाइनोलेवलिनिक एसिड की अकोमुलेशन होगी, और दूसरे नंबर पर होगी प्रोटोपोरफायरिन की, ठीक है। तो इन पेशेंट्स का जब यूरिन हम रखते हैं उसके अंदर, क्योंकि टेट्रापायरोल की अकोमुलेशन हो रही है ना,
तो इनके अंदर भी फोटो सेंसिटिविटी का जो सिम्टम होगा वो होगा। दूसरा इनका जो यूरिन होगा वो जब सनलाइट के अंदर रखेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक होती है जिसे हम कहते हैं एला डिहाइड्रेटेज डेफिशिएंसी पोरफायरिया, वो बहुत रेयर होता है और ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। जो यहाँ पर एला डिहाइड्रेटेज, एक तो ये लेड पॉइजनिंग की वजह से होते हैं ना, दूसरा एक जेनेटिक भी होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। आपको पता होना चाहिए कि एला डिहाइड्रेटेज की वजह से भी एक पोरफायरिया होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कम लोगों में होता है। अब अगला स्टेप होता है पोर्फोबिलिनोजिन से हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन। यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन सिंथेज। अगर उस एंजाइम के अंदर ब्लॉकेज आ जाए तो जो पोरफायरिया होगा उसे हम कहेंगे एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। अब क्या होगा कि जो पोर्फोबिलिनोजिन है इसकी एकमुलेशन हो जाएगी और डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड की भी एकमुलेशन हो जाएगी, क्योंकि जब ये जो पोर्फोबिलिनोजिन है ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका मतलब इससे पीछे वाले जितने भी प्रिकर्सर्स होंगे वो सारे के सारे एकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ नोट करें, जो पेशेंट होगा फोटो सेंसिटिव नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा कि हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन तक जो है ना ये लीनियर टेट्रापायरोल्स हैं। जब साइक्लिक टेट्रापायरोल बनेगा ना टेट्रापायरोल, तब जाकर यूरोपोरफायरिनोजिन और इससे आगे तब जाकर जो है ना वो फोटो सेंसिटिविटी सिम्टम शो होगा, ठीक है। और ये जो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, याद रखिए ये हेपेटिक पोरफायरिया है और हेपेटिक में भी एक्यूट। अगला हम देखते हैं वो है हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन कन्वर्ट होता है यूरोपोरफायरिनोजिन 3 में, और इसके अंदर जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को हम कहते हैं यूरोपोरफायरिनोजिन 3 सिंथेज। इस स्टेप के अंदर जो एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं यूरोपोरफायरिनोजिन 3 सिंथेज। अब वो जो हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन है ये जब ये यूरोपोरफायरिनोजिन 3 सिंथेज है ये जब ब्लॉक हो जाता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, यानी जेनेटिक डिजीज़ की वजह से जब ये ब्लॉक हो जाता है तो उस वक्त क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन है ये अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। अब जब ये अकमुलेट होता है तो ये स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो जाएगा यूरोपोरफायरिनोजिन 1 के अंदर, ठीक है। असल में इसे कन्वर्ट किस में होना चाहिए था, यूरोपोरफायरिनोजिन 3 में होना चाहिए था, और वो कन्वर्ट कौन करता, वो करता यूरोपोरफायरिनोजिन 3 सिंथेज। लेकिन अब चूंकि वो एंजाइम काम नहीं कर रहा तो ये जो हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन है ये अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा यूरोपोरफायरिनोजिन 1 के अंदर, और फिर इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा कोप्रोपोरफायरिनोजिन 1 के अंदर, कोप्रोपोरफायरिनोजिन 1 के अंदर, ठीक है। ये कोप्रोपोरफायरिनोजिन 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कोप्रोपोरफायरिनोजिन 1 है ना, ये कोप्रोपोरफायरिनोजिन 1 ये भी एक साइक्लिक टेट्रापायरोल है। साइक्लिक टेट्रापायरोल है, इसका मतलब ये है, असल में होना तो ये चाहिए था ना कि हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन की जब अकमुलेशन हो तो फोटो सेंसिटिविटी का सिम्टम शो नहीं होना चाहिए, मगर इस केस में फोटो सेंसिटिविटी का सिम्टम शो होगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन है ये कन्वर्ट हो गया है कोप्रोपोरफायरिनोजिन 1 में, और कोप्रोपोरफायरिनोजिन 1 में मैंने आपको बताया कि ये एक साइक्लिक टेट्रापायरोल है, जिसकी वजह से ये जो कंजेनिटल इरिथ्रोपाइटिक पोरफायरिया है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फोटो सेंसिटिविटी का सिम्टम भी शो होगा। और दूसरी बात यह है कि ये इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया यानी कि ये इस क्लासिफिकेशन में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ, मैं इसको ब्लैक से ना नेगेटिव का निशान बना देता हूँ ताकि आपको समझे कि ये इरिथ्रोपोइटिक है, ठीक है। अगले स्टेप के अंदर ये होगा कि यूरोपोरफायरिनोजिन 3 कन्वर्ट होगा कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 के अंदर। अब इस स्टेप के अंदर जो एंजाइम है उसे हम कहते हैं यूरोपोरफायरिनोजिन डी कार्बोक्सिलेज, जो कि हमने इस केस में पढ़ भी लिया। इस डिजीज़ को हम कहते हैं पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। इसके अंदर भी फोटो सेंसिटिविटी होगी, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स होंगे, एब्डोमिनल सिम्टम्स भी होंगे। अगला, इससे आगे अगर हम चलें तो प्रोटोपोरफायरिनोजिन जो कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 है ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 में, ठीक है। तो इसके कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 को प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 में कन्वर्ट कौन सा एंजाइम करता है, ये करता है कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज, कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज। अब इस पोरफायरिया में क्या होता है कि जो कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज है वो जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 की जो है अकमुलेशन हो जाएगी बॉडी के अंदर, और इसके जो पीछे वाले इंटरमीडिएट्स हैं याद रखें उनकी भी अकमुलेशन होगी, क्योंकि एक हद तक ये बनेगा कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3, उसके बाद जो है ना ये जो यूरोपोरफायरिनोजिन 3 ये इसके अंदर नहीं कन्वर्ट होगा और इस तरह इसकी अकमुलेशन हो जाएगी, फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन की अकमुलेशन, यानी कि इससे पीछे वाले जितने प्रिकर्सर्स थे आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में उनकी भी अकमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। तो अब जो है ये जो कोप्रोपोरफायरिनोजिन है ये
बॉडी के अंदर अकोमोलेट होगा, और इसके अंदर भी सिम्टम वही होंगे, फोटो सेंसिटिविटी, और बाकी वो 2 सिम्टम तो सबके अंदर कॉमन आ रहे हैं। फोटो सेंसिटिविटी उन्हीं के अंदर होगा जिनके अंदर टेट्रापायरोल, साइक्लिक टेट्रापायरोल्स होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। ये जो प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 है, ये अच्छा ये वाला जो हेरिडेटरी पोरफायरिया, ये कौन सी टाइप है? ये हेपेटिक है। और हेपेटिक कौन सी? एक्यूट हेपेटिक। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये भी हेपेटिक है, पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। और ये कौन सा है? ये हमारे पास है इरिथ्रोपोएटिक। अच्छा, आगे चलते हैं। प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 कन्वर्ट होगा प्रोटोपोरफायरिन 9 में। अब इस स्टेप के अंदर जो एंजाइम है वो हमारे पास है प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। एंजाइम कौन सा है? प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। अब इस पोरफायरिया के अंदर ये जो प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज है, ये काम करना छोड़ देता है, नहीं काम करता। तो उस वक्त जो पोरफायरिया होगा उसे हम कहेंगे वेरीगेट पोरफायरिया। सिम्टम वही है, पेशेंट जो होंगे फोटो सेंसिटिव होंगे, और किसकी अकोमोलेशन होगी? प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 की अकोमोलेशन होगी पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट ये है कि ये जो प्रोटोपोरफायरिन 9 है, ये कन्वर्ट होगा हीम में कन्वर्ट होगा। और इस स्टेप के अंदर कौन सा एंजाइम है? ये है फेरोकिलेटेज। पहले हमने पढ़ा फेरोकिलेटेज किससे इनहिबिट हो रहा है? लेड से, लेड पॉइजनिंग में इनहिबिट हो रहा है। अब यहाँ पर फेरोकिलेटेज लेड पॉइजनिंग से नहीं इनहिबिट हो रहा, बल्कि जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जो फेरोकिलेटेज है वो नहीं काम कर रहा होगा। जब फेरोकिलेटेज नहीं काम कर रहा होगा तो बॉडी के अंदर प्रोटोपोरफायरिन की अकोमोलेशन हो जाएगी, और जब बॉडी के अंदर प्रोटोपोरफायरिन की अकोमोलेशन हो जाएगी, बॉडी के अंदर नहीं, सॉरी, इरिथ्रोसाइट्स के अंदर, क्योंकि ये इरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया है। इरिथ्रोपोइट्स के अंदर जब इरिथ्रोपोइट्स के अंदर, इरिथ्रोसाइट्स के अंदर जब अकोमोलेशन होगी इसकी प्रोटोपोरफायरिन की, तो उसमें भी फिर सिम्टम वही होंगे, एब्डोमिनल और न्यूरोसाइकेट्रिक। और साथ के अंदर जो पेशेंट होगा वो पेशेंट क्या होगा हमारे पास? फोटो सेंसिटिव होगा। अब ये कौन सा है? ये भी हमारे पास इरिथ्रोपोएटिक है, ये हमारे पास हेपेटिक है। तो ये था हमारे सारा जो है वो पोरफायरियाज के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें बस।